एक बार की बात है। गांव के कुछ मनचले एक लड़की को रोज परेशान किया करते थे। रोज रोज की छेड़खानी से तंग आकर एक दिन वो लड़की गांव की नदी में कूद जाती है। अरे ये क्या, ये लड़की तो अपनी जान देना चाहती है, मुझे इसे बचाना होगा। फिर हीरा भी उसके पीछे पीछे नदी में कूद जाता है और किसी तरह उस लड़की की जान बचा लेता है। ये सब घटना वहाँ पेड़ पर रह रही चुड़ैल देखती है। तो उसे हीरा से प्यार हो जाता है और वो एक सुंदर सी औरत का भेष बदलकर हीरा से शादी करके उसके साथ उसके घर में रहने लगती है। फिर कुछ समय बीतने के बाद उनके घर एक प्यारी सी बच्ची का जन्म होता है। हीरा बच्ची को गोद में लेकर बहुत खुश होता है, लेकिन रेशमा मन ही मन डर रही होती है। अरे रेशमा, क्या हुआ? देखो ना, भगवान ने हमें कितनी सुंदर बिटिया दी है। रेशमा मन ही मन सोचती है, मैंने तो खुद पर काबू पा लिया है, लेकिन मेरी बेटी अभी छोटी है। कहीं गांव वालों को पता चल गया कि ये चुड़ैल है तो वो इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर कुछ ही दिनों में रेशमा की बेटी दूसरे बच्चों के मुकाबले बहुत तेजी से बड़ी हो रही थी। एक दिन वो गांव के बच्चों के साथ खेल रही होती है। अरे सुमन, देख तो सही, ये रेशमा की बेटी कितनी जल्दी बड़ी हो गई है। इसकी उम्र के बाकी बच्चे तो इसके आगे बौने लग रहे हैं। तभी खेलते खेलते जैस्मिन को गुस्सा आ जाता है और वो एक बच्चे की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा देती है। आई मम्मी, बचाओ बचाओ, मर गया रे। अरे अरे जैस्मिन, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से चीटिंग नहीं करूँगा। तुम फिर से अपनी बारी ले लो। मम्मी 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 बचाओ। फिर उस बच्चे की आवाज सुनकर रेशमा भागती हुई जाती है और जैस्मिन से उस बच्चे को छुड़वाती है। अरे भागो रे, हाय रे, आई मम्मी मम्मी, हाय याद पटा, आई। जैस्मिन, ये तुम क्या कर रही थी? मैंने तुम्हें मना किया था ना, कभी किसी भी बच्चे को हाथ मत लगाना। लेकिन माँ, उसने मेरे साथ चीटिंग की। मैंने तो सिर्फ उसे हल्का सा हाथ ही लगाया था और वो मम्मी मम्मी करके रोने लगा। बेटा, तुम आम बच्चों की तरह नहीं हो, तुम इन सबसे अलग हो। मैं इनसे अलग कैसे हूँ माँ? जैस्मिन के सवालों का जवाब रेशमा नहीं दे पाती और उसे घर के अंदर ले जाती है। फिर एक दिन रेशमा जैस्मिन के बाल बना रही होती है। माँ, आज मेरी 2 चोटी करो ना। नहीं नहीं बेटा, अभी तुम्हारे बाल इतने लंबे नहीं है कि 2 चोटी हो सके। फिर रात होने पर सब सो रहे होते हैं। तभी पड़ोस के घर में से किसी औरत के चीखने की आवाज आती है। अरे मर गई रे, हाय रे, कोई मेरे बालों पर उस तरह फेर कर मुझे गंजा कर गया रे। हाय रे, मैं तो गंजी हो गई। मोया कोई अंधेरे का फायदा उठाकर मेरे बाल ही ले गया। अरे रेशमा, ये कैसा शोर है भला? ये औरत इतना रो क्यों रही है? अजी आप सो जाइए, मैं देखती हूँ। फिर रेशमा उस औरत के पास जाती है। उस औरत को गंजा देखकर वो हैरान रह जाती है। अरे बहन, ये क्या हुआ? तुम्हारे बाल कहाँ गए? तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? अरे क्या बताऊं बहन, कोई कमबख्त अंधेरे का फायदा उठाकर मेरे बाल ही काट कर ले गया। फिर रेशमा हैरान परेशान होकर वापस अपने घर आ जाती है और जैस्मिन के कमरे में झांक कर देखती है तो जैस्मिन सो रही होती है। फिर सुबह होने पर जैस्मिन फिर से अपनी माँ के पास बाल बनवाने आती है। माँ, आज तो मैं आपसे 2 चोटी करवा कर ही रहूंगी। अरे बाबा, कल ही तो बताया था कि तुम्हारे बाल अभी इतने बड़े नहीं हुए कि 2 चोटी हो सके। फिर रेशमा जैस्मिन के बाल बनाने लगती है, लेकिन ये क्या, 1 चोटी बनाने के बाद भी जैस्मिन के बाल खुले रह जाते हैं। देखो माँ, इन बालों की एक और चोटी बना दो। ये कैसे हो सकता है? कल तो 1 ही चोटी बनी थी, ये रात रात में बाल बढ़ कैसे गए? फिर जैस्मिन 2 चोटी बनवा कर बाहर खेलने चली जाती है। रात होने पर गांव में अचानक से चीख पुकार मच जाती है। अरे मर गई रे, मेरे बाल कौन काट कर ले गया? अरे गांव वाले जल्दी आओ, देखो कोई नास बेटा मेरे बालों को काट कर ले गया। अजी जल्दी उठिए, ये देखिए कोई आपकी पत्नी को अंधेरे में गंजा करके चला गया और आप घोड़े बेचकर सोते रह गए।
अरे मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अब मैं किसी को अपना मुख कैसे दिखाऊं? फिर ये सब चीख पुकार सुनकर रेशमा और हीरा भी वहाँ पहुँच जाते हैं। अरे जग्गू भाई, ये तुम्हारी पत्नी के साथ क्या हुआ? इनके बाल कहाँ गए? पता नहीं भाई, मैं तो सो रहा था। रात के अंधेरे में कोई आया और इसके बालों पर उस तरह फेर के चला गया। रेशमा भी सोच में पड़ जाती है कि आखिर कौन है जो गांव की औरतों को गंजा कर रहा है। फिर अगले दिन जब जैस्मिन अपने बाल बनवाने माँ के पास आती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जैस्मिन के बाल कई फीट बढ़ चुके होते हैं। अरे जैस्मिन, ये क्या, तुम्हारे बाल रातों रात इतने कैसे बढ़ गए? माँ, आप तो जानती ही हैं, मुझे बड़े बालों का कितना शौक है। अब मैं बालों को खुला ही रखूंगी। फिर इतना बोलकर जैस्मिन बाहर बच्चों के साथ खेलने चली जाती है। उसके लंबे बाल देखकर उन गंजी औरतों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उनका शक यकीन में बदल जाता है। अरे दैया रे दैया, जरा इसके बाल तो देखो, कल तक तो कितने छोटे थे, रात रात में कितने बढ़ गए। तभी रेशमा भागती हुई जाती है और जैस्मिन को वापस अपने साथ घर के अंदर ले जाती है। अरे रेशमा, ये जैस्मिन के बालों को क्या हुआ? एकदम से इतने लंबे कैसे हो गए? ये तो नामुमकिन है। आखिर ये सब चल क्या रहा है? अजी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। रेशमा हीरा को कुछ बताने ही वाली होती है कि तभी गांव के लोग उनके घर पर हमला कर देते हैं। मारो मारो, ये जैस्मिन जरूर एक चुड़ैल है। आज इस चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे कमबख्त, मुझे गंजा करके खुद इतने बड़े बाल करके घूम रही है, तुझे शर्म नहीं आई? खोल दरवाजा, अब कहाँ छुप कर बैठी है, खोल। हाँ भाइयों, आज इस चुड़ैल को सबक सिखा कर ही रहेंगे। मारो मारो। अरे ओ गांव वालों, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी बेटी को चुड़ैल बुलाते हो? वहीं रुको, अभी एक एक को सबक सिखाता हूँ। फिर हीरा लाठी लेकर घर से बाहर जाने लगता है। तभी रेशमा उसे रोक लेती है। नहीं, रुक जाइए, आप बाहर मत जाइए, बाहर आपकी जान को खतरा है। अरे रेशमा, तुम डरो नहीं, मैं अभी इन गांव वालों को सबक सिखा कर आता हूँ। फिर इतना बोलकर हीरा बाहर निकल जाता है। उसके बाहर पहुँचते ही सभी गांव वाले उसे लाठी डंडों से मारने लगते हैं। मारो मारो, इसे जिंदा नहीं छोड़ना है। आज इसके पूरे परिवार को मारकर ही दम लेंगे। फिर रेशमा हीरा को बचाने के लिए घर से बाहर दौड़ पड़ती है। लगता है अब मुझे असली रूप में आना ही होगा, नहीं तो ये लोग इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर रेशमा अपने असली चुड़ैल के रूप में आने की कोशिश करती है, लेकिन वो रूप नहीं बदल पाती। अरे ये क्या, मैं चुड़ैल क्यों नहीं बन पा रही? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं चुड़ैल नहीं बनी तो इनकी जान नहीं बचा पाऊंगी। फिर बहुत कोशिश करने के बाद भी रेशमा चुड़ैल का रूप नहीं ले पाती। फिर उसे ध्यान आता है शायद जैस्मिन के जन्म लेते ही उसकी सारी शक्तियाँ जैस्मिन में चली गई हैं। फिर वो भागते हुए घर के अंदर जैस्मिन के पास जाती है। जैस्मिन, चलो, तुम्हारे बाबा को तुम्हारी जरूरत है, जल्दी चलो, नहीं तो गांव वाले उन्हें मार डालेंगे। फिर वो दोनों भागते हुए बाहर जाती हैं। गांव वाले अभी भी हीरा पर डंडों की बरसात कर रहे होते हैं। जैस्मिन, तुम्हें अपने असली रूप में आना होगा, अपनी शक्तियों को पहचानो, तुम्हारे बाबा को आज तुम्हारी जरूरत है। अपनी शक्तियों को पहचानो बेटा। तभी अपने बाबा की हालत देखकर जैस्मिन को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी शक्तियों को पहचान जाती है और उसका आकार बढ़ने लगता है। ये सब देखकर गांव वालों की हालत खराब हो जाती है। अरे मार गए रे, ये जैस्मिन तो सच में चुड़ैल निकली। अरे अरे, अब क्या होगा? छोड़ मेरे बाबा को। अगर किसी ने उन्हें हाथ लगाने की कोशिश भी की तो उसका सर उसके धड़ से अलग कर दूंगी। फिर जैस्मिन का गुस्सा देखकर सब गांव वाले उसके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। जैस्मिन बेटा, शांत हो जाओ, अब मैं ठीक हूँ। फिर अपने बाबा को सही सलामत देखकर जैस्मिन का गुस्सा शांत हो जाता है और वो अपना आकार छोटा कर लेती है। फिर रेशमा सभी गांव वालों को यकीन दिलवाती है कि जैस्मिन से किसी को कोई खतरा नहीं होगा। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ गांव की भलाई के लिए ही करेगी। फिर जैस्मिन अपनी शक्तियों से सब औरतों के बाल उन्हें वापस लौटा देती है और उस दिन के बाद जैस्मिन गांव के सभी बच्चों के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।
एक समय की बात है जब एक बस्ती में एक ऐसा घर था जिसमें कभी ना तो कोई बाहर आता दिखता और ना अंदर जाता, पर हमेशा उस घर के किचन से अच्छी अच्छी खुशबू आती थी। उसी घर के सामने एक परिवार रहता था जिसमें 4 बच्चे और उनकी दीदी रहते थे। वो लोग बड़े ही गरीब थे। उनकी दीदी उन बच्चों के लिए भीख मांगकर खाने को लेकर आती थी, तब जाकर वो अपना पेट भर पाते थे, पर कभी कभी तो उनको भूखा भी सोना पड़ता था। एक दिन ऐसा ही हुआ जब उन बच्चों की दीदी रात तक घर नहीं लौटी और बच्चे भूख से बिलख रहे थे। अभी तक दीदी नहीं आई, आज तो हम सुबह से भूखे हैं। हाँ भाई, और ऊपर से ये सामने वाले किचन से इतनी अच्छी खुशबू भी आ रही है। वो तो हमेशा ही आती है, पर खुशबू से थोड़ी हमारा पेट भरेगा। हाँ सही बात है, अब तो दीदी के आने का इंतजार करो बस। एक काम करता हूँ, सामने जाकर एक बार आज जाकर देख ही आता हूँ कि आखिर इस घर में कौन है जो कभी दिखता तो है नहीं, पर खुशबू इतनी अच्छी आती रहती है। आखिर वहाँ कौन बनाता है इस सामने वाली किचन में। चल पागल है क्या, चुपचाप यहीं रह, क्या पता कोई खड़ूस औरत रहती हो और तुमको भगा दे। भगा दिया तो भगा दिया, क्या फर्क पड़ता है, पर एक बार कोशिश तो करने दो। सोचो, अगर उन्होंने कुछ खाने को दे दिया तो दीदी तो हमेशा वही रोटी सब्जी देती है, क्या पता आज कुछ बढ़िया सा खाने को मिल जाए। पप्पू हिम्मत करके सामने किचन की खिड़की के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। किचन से खटर पटर की खूब तेज तेज आवाज आ रही होती है। पप्पू अंदर झांक कर देखता है पर उसे कोई दिखाई ही नहीं देता। फिर से बर्तनों की आवाज आती है। पप्पू को समझ नहीं आता, इसलिए वो जोर से आवाज देता है। पप्पू की आवाज लगाते ही किचन से आवाज आनी एकदम बंद हो जाती है, पर फिर भी खिड़की से कोई नहीं झांकता। अब पप्पू ठान ही लेता है कि वो आज अंकल से बात करके ही जाएगा और इसलिए वो घर में चुपचाप घुस जाता है। जब पप्पू घर के अंदर का नजारा देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहां तो ऐसा लग रहा था जैसे मानो सालों से वहां कोई आया भी ना हो। अरे ये घर कितना अजीब है, यहाँ कोई रहता भी है। घर की हालत देखकर तो लग रहा है जैसे सालों से घर बंद पड़ा हो। खैर मुझे क्या, मुझे तो किचन में जाना है। पप्पू इधर उधर ढूंढता हुआ किचन में पहुंच जाता है। किचन में एक आदमी पीठ करके खड़ा हुआ होता है जो गैस पर कुछ पका रहा होता है। अंकल, अंकल। पप्पू की आवाज सुनकर वो आदमी जैसे ही पलटता है, पप्पू वहीं जमीन पर गिर जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। भूत, भूत, बचाओ, माँ बचाओ। क्या हुआ बच्चे, तुम मुझसे डर क्यों रहे हो? क्योंकि आप एक भूत हो। भूत से नहीं डरूंगा तो किससे डरूंगा? पर मैंने तो तुमको डराया ही नहीं। नहीं नहीं, आपने मुझे अभी डराया है, प्लीज मुझे जाने दो। पर मैंने तो तुमको रोका भी नहीं है। तुम मुझसे डरो मत, मैं तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। नुकसान नहीं पहुंचाओगे? ऐसा कैसे हो सकता है? भूत तो इंसान को मार देते हैं और उनको खा भी जाते हैं। हाँ, पर वो बुरे भूत होते हैं, मैं बुरा भूत नहीं हूँ। और मैं तुमको क्यों खाऊंगा? देखो मेरे किचन में देखो कि वहाँ कितना कुछ है खाने को, तो मैं तुमको या किसी को भी क्यों खाऊंगा? क्या सच में? भूत उस बच्चे को अपने किचन के अंदर लेकर जाता है और वहां पूरी किचन में तरह तरह के पकवान और मिठाई देखकर पप्पू की आंखें चमक उठती हैं। वाह, यहाँ तो बहुत कुछ है, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। तो फिर खा लो जो भी तुमको खाना हो। क्या सच में मैं ये सब खा सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल खा सकते हो। पप्पू को पहले ही बड़ी तेज भूख लग रही होती है, इसलिए वो खाने पर टूट पड़ता है। वो पागलों की तरह सब कुछ ऐसे खा रहा होता है जैसे जन्मों जन्मों का भूखा हो। पप्पू खा खा कर अच्छे से पेट भर लेता है और फिर उसे अचानक याद आता है कि घर पर उसके भाई बहन भी भूखे हैं। पप्पू एकदम उदास हो जाता है। क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो गए? अभी तो बड़े खुश थे। वो मेरे घर पर और भी भाई बहन हैं जो सुबह से भूखे हैं। मैंने तो सब खा लिया, पर
तो एक काम करो, तुम ये सब उनके लिए भी खाने के लिए ले जाओ, पर मेरी एक शर्त है। वो क्या? तुम मेरा सच किसी को भी नहीं बताओगे, किसी को भी नहीं। मैं नहीं चाहता कि किसी को मेरा सच पता चले। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, अपने भाई बहन को भी नहीं। इतना कहकर पप्पू खाने का सब सामान उठाने लगता है। वो जितना हो सके उतना खाना उठाकर घर आ जाता है। पप्पू के हाथ में इतना सब देखकर सारे भाई बहन खुशी से चिल्लाने लगते हैं। अरे वाह पप्पू, तूने तो कमाल ही कर दिया। जल्दी मुझे खाने को दे, बहुत भूख लग रही है, अभी तक दीदी भी नहीं आई। सारे बच्चे खाने पर टूट पड़ते हैं, भरपेट खाना खाते हैं। एक बात बता पप्पू, उन अंकल ने तुझे ये सब खाने को कैसे दे दिया? अरे वो अंकल ना बहुत ही अच्छे हैं। वो पहले मुझे किचन में ले गए और फिर वहां ये सब देखकर मैं तो हैरान रह गया। फिर उनको जैसे ही मैंने बताया कि मैं सुबह से भूखा हूँ, तो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से बोला कि जो खाना है खा लो। अरे वाह, इतने अच्छे अंकल हमारे घर के सामने रहते हैं और हम कभी उनसे मिल भी नहीं पाए। चलो हम उनको थैंक यू बोलकर आते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वहां कोई मत जाना, समझे? अरे पर क्यों? वो अंकल कोई जरूरी काम कर रहे हैं, उनको गुस्सा आ गया तो फिर दोबारा कभी ये सब खाने को नहीं देंगे। नहीं नहीं, फिर वहां कोई नहीं जाएगा। अब बहुत रात में बच्चों की बड़ी दीदी घर आती है और घर में इतना सब देखकर बड़ी हैरान होती है। फिर पप्पू उनको सारी कहानी सुनाता है। दीदी बड़ी खुश हो जाती है और वो भी मजे से खाना खाती है। अब अगले दिन जब बच्चों की दीदी फिर से भीख मांगने जा रही होती है तो पप्पू उनको रोक लेता है। अरे भीख नहीं मांगूंगी तो तुम सबका पेट कैसे भरेगा? पप्पू इतनी जिद करता है कि उसकी दीदी उस दिन कहीं नहीं जाती और घर ही रुक जाती है। दिन में बच्चे रात का बचा हुआ खाना ही खा लेते हैं, पर फिर शाम होने लगती है। दिन में तो हमने पेट भर लिया, पर अब बता हम रात को क्या खाएंगे? आप चिंता मत करो, वो सामने अंकल है ना, मैं उनके घर जा रहा हूँ और वहां से ढेर सारा खाना ले आऊंगा। ये बोलकर पप्पू जल्दी से भागता है और भूतिया किचन की खिड़की पर खड़ा होकर आवाज देने लगता है। पप्पू की आवाज सुनकर भूत खिड़की पर आकर खड़ा हो जाता है। आ गए तुम? जी भूत अंकल, मैं आ गया। घर पर सब भूखे बैठे हैं, मैंने आज दीदी को जाने ही नहीं दिया, बोला कि मैं खाना ले आऊंगा। ये तो तुमने बिल्कुल सही किया। इस भूतिया किचन में कभी भी खाना खत्म ही नहीं होता। मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, इसीलिए तुम कभी भी आकर इस भूतिया किचन से खाना ले जा सकते हो। ठीक है भूत अंकल, पर क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ बेटा, पूछो। आप भूत कैसे बन गए? अरे बस ये भी एक कहानी है। मैं मरने से पहले एक बहुत बड़े होटल में शेफ हुआ करता था, पर एक दिन होटल में आग लग गई और मैं मर गया। मेरा हमेशा से सपना था कि मैं अपना रेस्टोरेंट खोलूं, जिसमें हफ्ते में एक दिन मैं गरीब लोगों को मुफ्त में खाना खिलाऊं, पर सब सपना ही रह गया। ये तो बड़े दुख की बात है। भूत फिर अपनी भूतिया किचन से पप्पू को ढेर सारा खाना दे देता है, जिसे लेकर वो घर आ जाता है और सब भाई बहन मिलकर भरपेट खाना खाते हैं और सो जाते हैं। फिर एक दिन पप्पू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, उसे बहुत तेज बुखार हो जाता है। पप्पू को तो तेज बुखार है, वो अभी तक सो रहा है। एक काम करो, तुम में से कोई और जाकर खाना ले आओ। एक काम करती हूँ दीदी, मैं जाकर खाना ले आती हूँ। ठीक है, तुम चली जाओ और राजू को साथ ले जाओ। पिंकी और राजू सामने वाले घर में घुस जाते हैं और घर की हालत देख उनकी आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं। ये कैसा डरावना घर है, चलो यहाँ से। दोनों भाई बहन वापस घर आने ही लगते हैं कि तभी उन्हें पीछे से भूत की आवाज आती है। राजू और पिंकी जैसे ही पीछे मुड़ते हैं वैसे ही वो चीखना शुरू कर देते हैं, भूत भूत भूत, भागो यहाँ से जल्दी। भूत फिर उन दोनों को पूरी कहानी बताता है। भूत को पप्पू के बारे में सुनकर बड़ा दुख लगता है। वो उन बच्चों की मदद करने की सोचता है और फिर सब बच्चों को उसी घर में बुलाता है। पहले सब बच्चे डरते हैं, पर उन्हें समझ आ जाता है कि वो भूत उनकी मदद करना चाहता है।
भूत उन बच्चों की दीदी को सारी डिश बनाना सिखा देता है जो बड़े बड़े होटल में बनती है। वो लड़की रोज भूत से उस भूतिया किचन में सब बनाना सीख जाती है और फिर वो भूत उसका रेस्टोरेंट खोलने में भी मदद करता है जिसका नाम वो